progress. ऑल राइट, चलो भाई। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करते हैं, राइट। इधर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इधर फ्रीक्वेंसी है। इसका ग्राफ बनाओ और स्लोप एंड इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा। डू इट फास्ट। कौन से टॉपिक का है ये पार्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। गुड। हाँ, ओके, चलो और देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है आंसर भाई? देखो, जब कभी भी आप, क्या है भाई वैल्यू बताओ। इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है? ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। फिर सीरियसली, वर्क फंक्शन फाई होता है बेटा। तो ये जो भी लाइट, जो भी एनर्जी लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, तो बेसिकली एनर्जी सप्लाइड बाय फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी यूटिलाइज फॉर वर्क फंक्शन एंड प्लस के मैक्स होता है, याद है ना? तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। और के मैक्स की वैल्यू याद करो कि जब प्लेट पे हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल रिवर्स पोटेंशियल होता है। ये सुनो, इतना पोटेंशियल अप्लाई करो कि यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही ना पाए। तो के मैक्स को आप ई इंटू वी से इक्वेट कर दोगे, तो इसी की जगह लिखना है ई इंटू वी। आपको ये वाई एक्सिस पे रखना था, सो ई वी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, यानी वी रखना है तो एच बाई ई 5/E। स्लोप क्या हो गया? विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहां कहीं से ये रहेगा ग्राफ। कितने लोग करेक्ट हुआ? क्यों भाई, ये बहुत टफ था क्या? बहुत टफ था ये। आओ चलो देखते हैं अगला। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ how many of the following values of how many of the following values of angular momentum is allowed for an electron?
How many of the following values of angular momentum are allowed for an electron? पहला 1.5 h bar, दूसरा 5 h bar, तीसरा 6 h bar, चौथा 7 h bar, पांचवा 0.5 h bar, 6 0.25 h bar. इतने में से बता दो, बहुत है. You know what is h bar? h by, चलो भाई, कितने लोग का आंसर आ गया? तो आ गया. कितना आएगा आंसर? 3 आएगा. कौन कौन सा? 2, 3 एंड 4. कैसे देखा? नेचुरल नंबर वैल्यू ऐसे देखना होता है, या ये देखना होता है एंगुलर मोमेंटम कैन बी h अपॉन 2 पाई और इसका इंटीग्रल मल्टीपल. n की वैल्यू 1 रखेगा तो क्या आएगा? 0.5 h बाई, तो ये भी हो गया, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू. 2 रखेगा तो क्या आ जाएगा? बोलना. पहली बात तो h बार का वैल्यू कितना होता है? h अपॉन 2 पाई, तो उसको सेग्रीगेट कर लेना है. यही था ना? तो अब सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लिखा हो h बार के साथ वही सही है. मतलब ये करेक्ट. h अपॉन अगर लिखा होता, नॉर्मली h बाई पाई लिखा होता तो शायद ये करेक्ट होता. तो आंसर आएगा ये. दैट्स इट ना? दीज 3 वैल्यूज ओनली. समझ आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो. Which of the following set of 4 quantum numbers are allowed? Which of the following set of 4 quantum numbers are allowed? Which of the following set of 4 quantum numbers चलो लिखो. 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 0, 4, 3, -1 and plus half. नेक्स्ट लिखो 4, 0, -1 minus half. 4, 0, 0 plus half ना. लास्ट लिखो 3, 3, 0 plus half. क्या टाइम हो रहा है भाई? क्या आएगा आंसर भाई? कर लिया? ओके. सो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना? देखो, आपको ध्यान है कैसे होता है. पहला नंबर किसको बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5. परमित क्या क्या आंसर है? डाउट है? चलो ठीक है, आप यहाँ ध्यान दो, मत उधर मत देखो. एल की वैल्यू क्या होती है? एन मालूम हो तो 0, 1, 2 डॉट 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 n-1 पे एंड हो जाती है. और m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l पे. l मालूम हो तो -l से लेके 0 रखते हुए प्लस l तक. और s की वैल्यू तो सिर्फ 2 हो सकती है, प्लस आता. मैं आपसे पूछूं कि इन चारों क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन.
So first three is derived from Schrodinger wave equation. H cap psi is equal to E psi, इसलिए psi में n l m हमेशा लिखा रहता है, कभी भी s नहीं लिखता है ना। तो कभी आपको आ जाए psi 3 2 1 तो आप समझ जाओगे ना, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 1, ऐसा अगर लिखा है तो ठीक है। ये सब रिप्रेजेंटेशन है। बताओ भाई, अब s की वैल्यू तो आ जाओ देखते हैं, क्या n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू 4 पॉसिबल है? नहीं। 4 के लिए 3 पॉसिबल है? हाँ जी। अब l इज इक्वल टू 3 के लिए 1 आ सकता है क्या? हाँ जी सर, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहां तक ठीक था। ये गड़बड़ हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, ये सही है। लेकिन क्या l इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू -1 आ सकती है? नहीं, -l2 +1 यानी 0 आएगी, तो यही गलत हो गया। यहाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे क्या हुआ दिव्यांश? बोलो, कुछ बोल रहे हो? क्या हो रही है बेटा? अच्छा ठीक 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 है। तो ये लास्ट वाला पॉसिबल नहीं, खत्म हो गया। सो देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस, राइट। अगला देखेंगे, राइट इट डाउन। चलो मैं जल्दी बताओ तो। एक मैंने क्यूबॉइड लिया है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, जिसके साइड्स ए बी एंड सी दिए हुए हैं क्यूबॉइड के। इसके अंदर कोई पार्टिकल है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन पोजीशन बताना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो। समझ में आ गया? कैसे देखेंगे हम? मैक्सिमम एरर का मतलब भाई, आप मैक्सिमम डिस्टेंस इसका कितना हो सकता है बॉक्स के अंदर है, तो √a² + b² + c², इनका √, अगर आप ले लोगे तो वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो गया। और उससे ज्यादा गलती हम कर नहीं सकते, अगर वो बॉक्स के अंदर है तो एट द मैक्स इतना का ही मिस्टेक हो सकता है ना। सो ये कहाँ यूज होता है भाई? हाइजेनबर्ग, क्या है रिलेशन उसका? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ग्रेटर इज इक्वल टू, सबको मालूम है क्या? चलो मैं एक ऑर्बिटल के बारे में कहानी दिखा रहा हूं आपको। आपको ये पहचानना है इसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आएगा। इतना काफी है क्वेश्चन, है ना। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आने वाला है? क्या आएगा आंसर इसका? बोलो, पहले तो ये समझाओ, इसको देख के क्या समझ में आया तुमको? n इज इक्वल टू 4 आया, कैसे भाई? ये 4 कैसे बता रही है परमीत? 4 बता रही है इसको। 4 लोब्स हैं, ये लोब तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसे सोचते हैं इसको। हाँ भाई अर्शदीप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या बनाया मैंने? ऑर्बिटल्स बनाया क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर्षित, क्लास क्यों मिस किया तुमने? टेस्ट क्यों मिस किया? बोलो भाई, क्या बताता है ये? कितने लोग बता सकते हो? हाथ उठाओ। आओ चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो आपको याद है बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? mv r = nh/2π।
ये इसी का प्रूफ था। क्या कहां से ये डिराइव किया है हमने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिराइव नहीं हुआ है भाई, कहां उल्टा जा रहे हो तुम? नहीं, डी ब्रॉय वेवलेंथ याद है? व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ? लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही है ना? मतलब पार्टिकल के पास भी वेव कैरेक्टर होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी का वेवलेंथ निकाल के लेके आते हैं तो आता है एच अपॉन एम वी। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप अब तो वेव पढ़ लिए होगे, सारी कहानी जानते होगे ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दो वेव के बीच? एन लैम्डा के बराबर। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, यानी वो एम्पलीट्यूड अपना मैक्सिमम करे, प्रोबेबिलिटी अपनी मैक्सिमम करे, तो नेचुरली ये होना चाहिए। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की जगह पे हम क्या लेते हैं? पाथ लेंथ। तो पाथ का वर्ड कितना होगा बेटा? अगर आर रेडियस है तो 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्टेबल वेव के लिए? एन लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? आपको मालूम है कि यही यही है ना? और ये लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी रखोगे तो यहां से आता है 2 पाई आर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, व्हाट इज एन हियर? एन वही है वैल्यू 1 2 3 4। और कितने लोग कह रहे हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करे 2 पाई आर अपॉन लैम्डा के जगह एच अपॉन एम वी रखे इज इक्वल टू एन, तो यही रिलेशन आता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, वहां पे एन क्या था? ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही था ना? और यहाँ पे एन क्या है? 2 पाई आर इज द लेंथ अपॉन 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 2 पाई आर इज द लेंथ अपॉन लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेव लेंथ। So length upon wavelength gives us the number of waves. एक वेव किसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वन वेव। ये वन वेव है। तो यहां पे ऐसे कितने वेव बने हुए हैं? 1 2 3 4, 4 वेव बना, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और ये n कुछ और नहीं बल्कि क्या बताता है? ऑर्बिट नंबर। तो 4 वेव, फोर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? NH अपॉन 2 पाई, यानी 4h अपॉन, आंसर क्या आ जाएगा? अरे बात समझ में? ये छोटे छोटे पॉइंट जो दिमाग में नहीं है उसको आप नोट करते रहोगे अपने हिसाब से, ठीक है? समझ आया ना? ये वहीं से रिलेट करके बताते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? चलो भाई, एक टास्क देता हूं, देखते हैं आप लोग क्या करोगे। मान लो L की वैल्यू 0 से लेकर के N तक पॉसिबल हो। इन दैट केस कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ L यहां से यहां चेंज हुआ है, रेस्ट एवरी रूल एंड रेगुलेशन इज सेम। कैन यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन? Write the electronic configuration of iron if the value of L can take values from 0 to n. लगाओ दिमाग।
चलो बेटा, कर लिया। आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज कितने लोग समझ पाए? ऐसा कर देने से सिर्फ एक बदलाव हुआ, वो था कि n इज इक्वल टू 1 के लिए अब l की दो वैल्यू होंगी, 0 एंड 1। यानी कुछ और नहीं बल्कि 1 में 1s भी होगा एंड 1p भी हो जाएगा। अरे बाबा, l इज इक्वल टू 0 मतलब है ये p होता है। n इज इक्वल टू 2 कर दिए तो l की तीन वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी? 0, 1 एंड 2। 0 के लिए s, 2s भी होगा, 2p भी होगा एंड 2d भी। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 3 करेंगे तो 3s, 3p, 3d, 3f आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो 4s, 4p, 4d, 4f एंड 4g आ। बोलो भाई, जितना सेल नंबर उससे एक ज्यादा सब सेल होंगे उसके अंदर, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, जितना सेल नंबर उतने ही सब सेल। फिफ्थ सेल में कितने सब सेल? 5, यूजुअली 5 होते हैं। कौन से? एस, पी, डी, एफ, जी। सेवंथ सेल में कितने सब सेल होंगे? 7 सब सेल, एस, पी, डी, एफ, जी, एच। ओके जी, तो यहां से करेंगे हम लोग। अब क्या रूल क्या होता है? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का रूल क्या होता है? एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ध्यान है ना सबको? तो n प्लस एल 1 आएगा। ये देखो 2 वाली लाइन है, ये 3 वाली लाइन है, ये 4 वाली लाइन है। देखो दिख रहा है क्या? n प्लस एल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दिख रहा है क्या? 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1, 2 प्लस 0 एंड 2 प्लस 2। तो ये सब दिख रहा है ना सबको? अब हम कैसे करेंगे भाई? 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 1p। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा 3s, उससे ज्यादा। हाँ, 2d मिल गया क्या? मेरे ख्याल से यही खत्म हो जाएगा। आओ, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 56, 2, 6, 2, 6 एंड 2। गिनो तो कितने हुए? 18 हो गए। तो यहाँ पे कितना भर दूं अब? अरे बाबा, ये आयरन 56 इसका, हाँ हाँ, यहाँ 26, 56 का मास नंबर होता है। सो कितना होगा? 8। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। गॉट इट? समझ आया? बोलो, क्वेश्चन लिखो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, write the electronic configuration of chromium and chromium 3 plus. Write the electronic configuration of chromium and chromium 3 plus. Yeah, of course normal yaar. We are done with this question. Write the electronic configuration of chromium and chromium 3 plus. चलो कर लिया? कितने लोगों ने हो गया? हाथ उठाओ। क्या लिखा है भाई? बताओ अनमोल, क्रोमियम का क्या लिखा है? बोलना, जो भी लिखा है वो बोल तो सही। तो फिर बोल, क्यों हाथ उठा रहा है फिर? तो फिर बता, चल मैं वेट करता हूँ, चल बता। आर्गन का 18 होता है अगर तुझे इतना। अब बोल। इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। चल ये भी बता दिया, बता। अरे कैसा इंसान है? 18 20 हो गया ना, फिर 3D तो कितना हुआ? 4 ही हुआ ना? तो फिर
करेक्ट, 3D5 एंड 4S1 होता है। ये शफलिंग क्यों होती सबको मालूम है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिल्कुल नहीं, हाफ फील्ड इज नॉट द ओनली रीजन। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS n-1d and n-2f आर वेरी लेस। पहला रीजन ये। दूसरा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड बिकम्स रिलेटिवली मोर। तीसरा, पेयरिंग रिक्वायर्स एनर्जी। ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले पीड़ा से ग्रसित रहोगे तो बाकी डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन कभी जन्म में नहीं समझ में आएंगे। दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ना। और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि पी में भी ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे जहां पे S2 एंड P2 होगा, तो क्या यहाँ पे भी कर दोगे हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले में? नहीं, एनर्जी गैप ज्यादा होता है इसलिए नहीं कर सकते। यहाँ कर लेते हैं हम डी के केस में। डी के केस में ही सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एफ के केस में ही है, डी एंड एफ। पी ब्लॉक में भी कोई कॉन्फ़िगरेशनल एक्सेप्शन नहीं है, ना तो एस ब्लॉक में। ठीक है, चलो ये तो कर दिया। बताओ भाई परमीत, मिस्टर परमीत, बताओ क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या करूं? 4S 0, जबकि भरते समय तो डी बाहर रहता है ना, तो फिर बाहर आ जाता है। बिल्कुल सही। आफ्टर फिलिंग आपको सेल के हिसाब से अरेंज करना है। सो द राइट आंसर विल बी 3D3 एंड 4S0। दिस विल बी द राइट आंसर। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस? हाँ, क्रोमियम प्लस 3 का मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ, √n n+2 बोर मैग्नेटॉन, यही था ना? √n n+2। व्हाट इज n देयर? व्हाट इज n? हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सुनो ध्यान से, नीचे देखने से काम नहीं चलेगा। सुनना भी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और तुम क्या बोल रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? चलो भाई, अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। डू इट। Consider the electron present in helium plus gaseous atom. Sorry, gaseous ion. Consider the electron present in helium plus gaseous ion. By accepting a photon, it goes to second excited state. It goes to second excited state and occupies the orbital which have two planar node. Occupies the orbital which have two planar node. Okay, and they are xy and yz planes. They are xy and then find the state of the electron, yeah, the state of electron in which it is present. State का मतलब समझ गए ना? उसका मतलब n, l, m, s ये सारी वैल्यूज बताओ। क्वांटम नंबर बताओ, बेसिकली यही है। कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो बताओ, कहानी यही है।
हो गया? क्या है आंसर? ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, डी में कौन सा? एक्स जेड, विच प्लेन आई हैव गिवन? एक्स वाई एंड वाई जेड दिया है, तो ठीक है, चलेगा। आओ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, जैसे ही मैंने बोला दो प्लेनर नोड है, तो क्लियर कितने लोग बोले कि एल का वैल्यू 2 पता चल गया? क्योंकि आपको याद हो, नोड का नंबर टोटल n-1 होता है। इसमें जो एंगुलर नोड होता है या प्लेनर नोड, ये l वैल्यू के बराबर होता है, और बचा हुआ इधर n-l-1, ये रेडियल होता है। रेडियल या स्फेरिकल नोड एक ही बात है। टोटल नोड है n-1। तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि बाबा एल प्लेनर नोड 2 है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? डी। अब डी में आपको वो ढूंढना था, वो ऑर्बिटल जिसके लिए नोडल प्लेन वो दोनों है। ये क्वेश्चन फालतू पढ़ने वाला चीज था, कुछ जरूरत ही नहीं था। कहाँ पहुंच गया फिर ये? हाँ जी, क्योंकि डी में एक्स कौन सा प्लेन बोला था भाई? एक्स जेड एंड एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई और एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है। इसका मतलब एक्स जेड प्लेन था, तो ये देखो हमारा क्या होगा? वाई। तो एक्स वाई इसके साथ और वाई एंड जेड इसके साथ अगर नोडल प्लेन हो गया, तो नेचुरली ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी एक्स जेड, दैट विल बी द ऑर्बिटल। क्योंकि डी एक्स जेड बिल्कुल, डी एक्स जेड के लिए ये प्लेन में जीरो होगा नोड। मतलब नोड क्या होता है? प्लेन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो ये हो गया, ये हो गया। आ रहा है समझ में सबको? कितने लोगों ये करेक्ट हुआ था भाई? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ दिमाग नहीं चला? यहीं पे अटके रह गए? यही बोलते हैं, क्वेश्चन से बाहर निकलना सीखो, क्लिक पॉइंट पकड़ करके फास्ट करना सीखो। ऐसे एकदम वर्ड बाय वर्ड समझने के चक्कर में पड़ोगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में, जिसमें ना सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अगर आपको उसमें क्लैरिटी है, उससे ही आप आंसर निकाल दोगे, बाकी दुनिया की कहानी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो बी स्मार्ट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ना, ये नहीं कि एकदम वर्ड बाय वर्ड पहले समझ लेंगे उसके बाद करेंगे, काम खत्म हो जाएगा फिर तब तक। उसमें बताओ, शुरू की कहानी का कोई जरूरत ही नहीं है। जब इसने बता ही दिया कि कहाँ प्रेजेंट है, तो शुरू की कहानी क्या जरूरत है? हाँ, अब आगे पूरा चीज समझना चाहते हो तो क्या है? कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया था? सेकेंड। अब हीलियम आयन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? फर्स्ट एंड 2s2p एंड 3s3p3d। बोलो भाई। हाँ, तो ये था इसका, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो। कंसिडर द हीलियम गैसियस एटम। If one of the electron of the helium present in ground state if one of the electron present one of the electron of helium present in ground state इसको मार दो यार एक दिन। One of the electron of the helium present in ground state is excited to second excited state is excited to कहाँ पे? second excited state. Okay, assuming spin does not contribute to difference in energy level, then what will be the
number of degenerate orbital in the second excited state. Number of degenerate orbitals in second excited state. कर लिया सबने? बोलो क्या है आंसर? हाँ जी बच्चों, किया जाए फिर? हाँ, आइए देखते हैं। बड़ा इजी था, पता है? नो, आइए दिखाता हूं मैं। इस बारी मैंने क्या लिया है, ध्यान से सुनो। क्या लिया मैंने? हीलियम एटम। क्या लिया है? हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन? तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एनर्जी ऑर्डर बिल्कुल कहानी बदल जाता है। 1s एंड देन 2s एंड देन 2p। अरे मोटू बोलो यार तुम लोग। अब He दिया था, ये ऊपर वाले के लिए था। अगला मैंने, बोलो भाई कितने लोगों ने He गैस लिखा था? He लिखा था ना, गुड। हीलियम गैस के लिए वही सेम क्वेश्चन मैं क्यों रिपीट करूंगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाता है तो उसके पास कितने इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल मिल रहे हैं? वही तो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो राइट आंसर इज 3। कितने लोग का सही हुआ ये? बस अकेले। क्यों भाई, कहां फंस गए थे तुम? हाँ, फिर लैंग्वेज पढ़ के समझ रहे थे? कोई बात। आप देखो, अगर वो He प्लस होता तो क्या करते हैं? वही वही आते उसी पे। He प्लस होता तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ N पे डिपेंडेंट होती है। हाइड्रोजन लाइक है ना, हाइड्रोजन लाइक की एनर्जी आप निकाल सकते हो। En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सिर्फ N पे डिपेंड करती है। तो He प्लस होता तो आंसर होता पहला वाला 1s हो गया, सेकंड में 2s 2p दोनों हो गए। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइट। थर्ड में कितने लोग करें? 3s 3p एंड 3d सब हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तब भी गलत था ये, खैर सोचना ही नहीं, पाई तो कहीं से भी आंसर नहीं था। अगला करें? बोलो। चलो भाई,
तो देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर और इन सब से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो बेसिकली जितने लोगों को दिमाग लगाना था वो इस पे देख लो। देखो रिवीजन कितना जल्दी खत्म होता है यार, मतलब ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो थोड़ा सा मैं इसका आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। देखो बेटा कहानी सुनो, पहले ध्यान से सुनो ताकि थोड़ा एक कनेक्ट स्टैब्लिश हो सके। सो कहानी शुरू होती है बिल्कुल एकदम एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल से, गिवन बाय प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1808। उसके पहले इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, यहां से शुरुआत हुई। कुछ सालों के बाद पता चला कि नहीं भाई एटम फंडामेंटल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और बाकी न्यूक्लियस है। और उन भाई साहब ने बताया कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली, न्यूक्लियस नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया रदरफोर्ड साहब ने कि अंदर पूरा खाली है, एक पॉइंट है बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा है, जहां पे पूरा मास एटम का लोकेटेड है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। कुछ सालों बाद ये पता चला कि इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल है, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा मिस्टीरियस पार्टिकल है जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया। तो एटम का चलो एक ओवरव्यू तो आ गया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एज पर ना, तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी, ये एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इसका स्पीड कम होता जाएगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे स्पाइरल पाथ बना के यहीं पहुंच जाएगा, जो कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके बाद आए भाई साहब कौन, नील्स बोर। उन्होंने बताया कि देखो मेरे को ये तो नहीं मालूम कि स्टेबल क्यों नहीं रहेगा, लेकिन उन ऑर्बिटल में mvr इज इक्वल टू जहां पे nh/2π फॉलो करेगा उस जगह पे एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसलिए ऐसे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं, ओनली ऑर्बिट, ऑर्बिटल तक का नाम भी नहीं था, ऑर्बिट, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। ऐसे ऑर्बिट जो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हैं और सर्कुलर पाथ ही है वो भी, लेकिन जो फॉलो करते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब इसका रीजन तो नहीं उन्होंने समझाया, इसके रीजन को हम समझ सकते हैं भाई, डी ब्रॉयस वेव डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर का जो डिस्कशन हुआ था पहली बार, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी सिर्फ लाइट नहीं बल्कि पार्टिकल के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव के लिए फिर वेवलेंथ उन्होंने निकाला लैम्डा टी इज इक्वल टू h/mv, है ना। तो और दूसरा इक्वेशन क्या था, वही ZE²/4πε r² इज इक्वल टू mv²। ये क्या कर रहा हूं मजाक भाई मैं, अंदर की तरफ कितने प्रोटॉन है Z और उसका चार्ज कितना होता है E, बाहर की तरफ E है तो अंदर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K विच इज 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r² इज इक्वल टू, सर्कुलर पाथ पे है यूनिफॉर्म mv²/r मास। ये दोनों सॉल्व करोगे बच्चा तो कई सारे इक्वेशन निकल के आएंगे। यहां तक तो थे नील्स बोर साहब, उसके बाद इनको कई लोगों ने बैक टू बैक कई झटके दिए और इनके थियरी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। सबसे पहला ये खुद ही बोर, कौन सा थियरी था हमारा, वेव पार्टिकल डुअलिटी वाली बात आई थी फॉर मटेरियल, कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टरिस्टिक भी रखता है, जिसके बारे में इन भाई साहब ने कोई नाम नहीं लिया। और इनके जो स्पेक्ट्रास थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कई सारे जगहों पे फाइन लाइन का एग्जिस्टेंस देखा गया और उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद एक भाई साहब आए, कौन से, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पूरा बंटाधार कर दिया उन्होंने ऑर्बिट वाले थियरी का। उन्होंने क्या बोला कि भाई दुनिया में चाहे कोई भी पार्टिकल हो, उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम आप कभी जिंदगी में नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक हमेशा एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एरर्स की, और इन दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो कम से कम h/4π होगा। फॉर अ ह्यूमन बीइंग दीज वैल्यूज आर मीनिंगलेस, क्योंकि हम इंचेस और मिलीमीटर ऐसे डिस्टेंसेस में तो फिर भी हमारे लिए काम का चीज है। भाई इलेक्ट्रॉन जिसका डायमेंशन ही बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का डायमेंशन 10⁻⁻15,
फर्मी के ऑर्डर का है, वहां पे यार एंगस्ट्रॉम में की गई गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, ठीक है ना। और हमारे लिए मिलीमीटर से नीचे जाओगे तो किसी काम का नहीं है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन का सिग्निफिकेंस बड़े पार्टिकल बॉडी के लिए नहीं है, क्रिकेट बॉल के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल पे चले जाओगे तो उनके लिए बहुत मीनिंगफुल इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप रख करके देखो तो आपको पता चलेगा एक में की गई गलती दूसरे को अफेक्ट करती है डायरेक्टली, और यही जो प्रोडक्ट का वैल्यू है h/4 पाई से ज्यादा आएगा। और इस थियरी के हिसाब से यू कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस रेडियस पे गोल गोल घूम रहा है तो उसका स्पीड जो आपने बताया वो गलत है। अगर आपने पोजीशन एग्जैक्ट बता दिया तो वेलोसिटी में एरर इनफाइनाइट का है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, देन योर डेटा इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट बता दिया है तो आपके पोजीशन एक्यूरेट नहीं है। यहीं से पहली बार हुआ कि नहीं भाई, फिर ये एग्जैक्ट जो आप सर्कुलर पाथ बोल रहे हो इसका कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहां से ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को मिला करके बिल्कुल ही नया फिजिक्स डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या था? क्वांटम फिजिक्स। अच्छा बेटा एक बात बताऊं, क्वांटम वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? क्वांटाइजेशन से। किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब है एग्जिस्टेंस इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। पहली बार आपने क्वांटम का नाम कब सुना था? जब प्लैंक क्वांटम थियरी थी। उसने ये बताया था कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय एनी बॉडी इज इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी इज एच न्यू, उसको 1 क्वांटम बोलते हैं। और ऐसे करके 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इसलिए एनर्जी भी n टाइम्स h न्यू। दूसरा आपने सुना होगा क्वांटाइजेशन का, चार्ज क्वांटाइजेशन। भाई छोटा से छोटा चार्ज कितना हो सकता है? ई। ई से छोटा तो चार्ज नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो चार्ज आता है। ई, 2e, 3e, 4e, ऐसे ये भी क्वांटाइजेशन है। तीसरा क्वांटाइजेशन आपने कहा सुना? बोहर मॉडल के अंदर जब हम एंगुलर मोमेंटम को बोले कि nh/2 पाई, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहां सुन लिया आप। उसके बाद तो आपको मालूम ही है भाई, क्वांटम नंबर में तो सब क्वांटाइज्ड ही है, वैल्यूज उनकी डिस्क्रीट डिस्क्रीट ही है। n की वैल्यू 1 2 3 4, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, और m की वैल्यू -L2 + L, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूअस वैल्यू। सो ये ऐसा फिजिक्स जिसके अंदर डिस्क्रीट चीजों पे सिग्निफिकेंस ज्यादा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स मेनली किसके लिए ज्यादा मीनिंगफुल है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल साइज टू अ लेवल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उस लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेव एंड पार्टिकल दोनों कैरेक्टर को मिला करके जो बनाते हैं। अच्छा है इक्वेशन देखो, दो अलग अलग लोगों ने बना लिया था, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो दिया हुआ है वो किसका दिया है? श्रोडिंगर भाई साहब का। क्या है ये? h कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन जहां पे आपको मालूम है कि E रिप्रेजेंट एनर्जी, h कैप इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मैंने लंबा सा इक्वेशन भी लिखवा रखा था, प्लीज रेफर द नोट्स, उसको अगर देखना हो तो आप पूरा देखना। फिलहाल इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। जहां पे व्हाट इज साई, व्हाट इज साई? हाँ जी, साई क्या है? फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो खुद एक टाइम का फंक्शन होता है। अब अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इसलिए बोलते हैं कि देखो कुछ रेडीमेड टेम्पलेट दिमाग में रखो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टेम्पलेट क्या है? साई इज एन इमेजिनरी फंक्शन, इसलिए साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है? साई का, राइट? नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिर किसका सिग्निफिकेंस है? मॉड ऑफ साई स्क्वायर का। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ये मीनिंगफुल है,
क्योंकि मॉडुलस ले लेते हो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो रियल नंबर हो जाता है ना। अब तो भाई सब तुम लोग पढ़ चुके हो, 2i+3 अगर इसका लेना हो तो मॉड ऑफ दिस वैल्यू, अगर ये a इमेजिनरी नंबर हो तो मॉड ऑफ दिस लेने पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना, तो विच इज अ रियल वैल्यू। तो ऐसे ही ये एक, फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं यार, प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या करोगे आप, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी कर लो, इंटीग्रेट कर लो जहां से जहां तक आपको चाहिए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1, तो इसलिए एक इक्वेशन आता है कि अगर आप मॉड ऑफ साई स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ dx dy dz, ये dx dy dz क्या है, कोई भी एक छोटा सा क्यूब लोगे उसका वॉल्यूम कितना होगा dx, 3D अगर ले रहे हो तो dx dy dz, तो ये dv है बेसिकली। इसका इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब x में भी माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट, y में भी माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, z में भी माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। हाँ भाई, स्पेस में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, हम पूरे स्पेस में ढूंढ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, आंसर विल बी 1, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। अच्छा, साई की अपनी काफी सारी कहानियां होती है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, मतलब डिसकंटिन्यूअस टाइप में नहीं होना चाहिए, वरना डिफाइन कैसे होगा प्रोबेबिलिटी, हमें हर पॉइंट पे डिफाइन कराना है ना। तो ये सब जैसे फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वैसे इसकी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। यहां तक सबको क्लियर है। अब भाई जब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस साई के दो पार्ट निकल के आते हैं, मतलब आप अगर उसको मैथमेटिकली ब्रेक करो तो उसमें आता है एक ऐसा फंक्शन जो रेडियस कंटेनिंग है और दूसरा फंक्शन जिसमें एंगल्स हैं थीटा फाई। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको क्योंकि आप थोड़े ज्यादा मैच्योर हो तो जल्दी रिलेट कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। देखो, मान लो यहां पे कोई पार्टिकल है, तो इसको डेजिग्नेट करने का तरीका क्या होता है भाई परमीत, इसका आप एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, वाई कोऑर्डिनेट बता दो, जेड कोऑर्डिनेट बता दो, ये इसके लोकेशन का पैरामीटर है। दूसरा तरीका ये है कि हम पोलर फॉर्म में इसकी चीजों को बताएं कि भाई यहां से किस डिस्टेंस पे है, क्योंकि एक आर डिस्टेंस पे तो पूरा स्फेयर पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। मैं बोल दूं कि भाई 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो 5 मीटर तो एक पॉइंट थोड़ी ना होते हैं, 5 मीटर का सर्कल नहीं, स्फीयर बना दो, उस पे सारे पॉइंट्स जो होंगे सबका ये प्रॉपर्टी। अगर उसको यूनिक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल बता दो भाई, एक्स वाई एक्सिस से कितना एंगल, जेड एक्सिस से ये थीटा होता है, और एक्स वाई प्लेन से जो एंगल होता है वो फाई होता है, परपेंडिकुलर डाल करके, प्रोजेक्शन दे करके। तो ये दोनों, मतलब हम इसी पोजीशन को हम आर एंड थीटा फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है बेटा, इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन और इसको बोलते हैं रेडियल फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन है, एंगुलर एंड रेडियल। सबको समझ आ रहा है यहां तक? एंगुलर फंक्शन एंड रेडियल फंक्शन, आगे की बात करते हैं। अब देखो, यहीं से हम दो तरह के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बात करेंगे। मॉड ऑफ साई आर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मॉड ऑफ थीटा फाई, इसको क्या बोलने वाले, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम लोग के सिलेबस में ना रेडियल पे फोकस ज्यादा किया हुआ, रेडियल फंक्शन पे, एंगुलर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। तो यहीं से हम नोड वगैरह समझ करके उसके आगे चलते हैं बेटा। अब नोड क्या होता है, नोड किसको बोलते हैं, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0।
दैट इज समझ में आ रहा है? मॉड ऑफ साई का वैल्यू 0 हो जाए, जहां पे जिस जगह पे भी ये वैल्यू 0 हो जाए उन सभी जगहों पे नोड आएगा। तो अब अगर इसके कैरेक्टर को देखो तो दो तरह के नोड मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि दो तरह का फंक्शन था, रेडियल नोड एंड एंगुलर। तो इसलिए नोड में भी हम दो तरह की बात बोलते हैं कि नोड भी, क्योंकि दो तरह का फंक्शन है तो नोड भी दो तरह का, रेडियल एंड एंगुलर। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, जब इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन जो फॉर्म्ड है वहां से देख के बताते हैं, तो एंगुलर नोड की वैल्यू सीधा एल आती है और इसकी वैल्यू आती है n माइनस एल माइनस वन। टोटल नोड आता है किसी भी ऑर्बिटल में n माइनस। जब सम करोगे तो आपको दिख जाएगा, वो इक्वेशन एक भी बनाऊंगा तो वहां से आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं रिवर्स चल रहा हूं, मैं इक्वेशन देख करके नहीं, इनसे सेट करके इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एंगुलर में भी दो तरह की चीज, दो नहीं बहुत सारे तरह की चीजें आएंगी, जिनमें सबसे कॉमन है प्लेनर, फिर कोनिकल, और एफ ब्लॉक में और भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आ सकते हैं। फिर प्लेनर एंड कोनिकल, फिर कहोगे सर कोनिकल कहां मिलता है, तो याद करो dz²। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एक ऑर्बिटल है जहां कोन के फॉर्म में नोड मिलता है, क्योंकि यहां सब इलेक्ट्रॉन है बेटा, और कोन ऐसे बनाओगे न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाए तो। बाकी आपको मालूम है कि अगर मैं pz बना दिया तो कितने लोग कहेंगे सर अगर ये z एक्सिस है तो यहाँ न्यूक्लियस है, इधर प्लस फेज है इधर माइनस फेज है, तो ये इसका नोड हो गया, राइट। हमेशा याद रखना बेटा, प्लस से माइनस, जैसे अब आप बात करते हो वेव में, ऊपर ये प्लस है ये माइनस है तो ये जीरो वाला हो गया ना, तो इसी को तो नोड बोलते हो। वैसे यहाँ पे भी जब भी कहीं नोड आ गया तो नोड के एक साइड साइन और दूसरे साइड अलग होता है, इसीलिए तो बोलते हैं पी के दोनों लोग का साइन अपोजिट होता है, प्लस एंड माइनस, क्योंकि बीच में क्या है, नोड। pz के लिए नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, और आप p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए 1 नोडल प्लेन आएगा इसका। समझ में आ रहा है? इसके लिए एंगुलर नोड कितने आते हैं, 2। ये प्लेन नहीं है, दिस इज अ कोनिकल सरफेस है, तो ये एंगुलर नोड का ही पार्ट। वैल्यू कितनी है, 2। कैसे मालूम चला, बहुत सारे तरीके हैं। dz² था ना ये, तो L की वैल्यू D के लिए कितनी होती है, 2, तो बस वही तो लिखा है हमने, एंगुलर नोड जो वैल्यू है वही लिख दी। यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? कोई तकलीफ है इसमें तो बताओ, कुछ भी हो तो नहीं है? सुपर्ब। अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई साई फंक्शन, रेडियल फंक्शन क्या होता है। तो बेटिंग डालो रेडियल और वही चीज समझ लेते हैं हम लोग, फिर खत्म है ये टॉपिक। ये बताओ बच्चों, एक बार बताओ, आपके सामने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा ऑर्बिटल बना रखा है मैंने, विच ऑर्बिटल इज? गुड, dxy। कैन यू डेजिग्नेट द साइन ऑफ द लोब्स हियर? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। कर लिया सबने? आइए देखते हैं, चेक दिस आउट। बताओ ये एक नोड तो ये भी होगा, और कितने लोग कह रहे हैं एक नोड यहाँ पे भी हो गया? बोलो बाबा, अरे ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स जेड एक्सिस में तो कोई इसका इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ना, यहाँ साइड में न्यूक्लियस है। तभी कितने लोग कह रहे हैं एक लोग पे कोई एक साइन दे दो प्लस, बगल में नोड मिल गया तो नोड के दूसरे साइड में साइन चेंज हो जाएगा, फिर नोड मिल गया फिर साइन, फिर ये साइन,
इसलिए याद है क्या तुम लोग को मैं बोलता था कि बाबा डी के केस में ऑल्टरनेट लोब्स विल बी ऑफ सेम साइन, प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये, समझ में आ गया? हाँ, अब याद है आपको, उसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग बॉन्डिंग में। अब तो याद करो, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं तो बोलते हैं कि बेटा इधर का जो फेज है वही फेज इधर लेके आना। क्यों? क्योंकि सेम फेज वाली चीजें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कर सकती हैं। रिलेट कर पा रहे हो वेव से तुम लोग? सेम फेज में जो भी वेव रहते हैं वो जुड़ जाते हैं। अपोजिट फेज में हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, वहां पे उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। इसलिए जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो हम बोलते हैं ऐसा बन रहा है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलते हैं ना, ये प्लस ये माइनस, फिर इधर छोटे छोटे करते हैं। और अगर गलती से ये साइन चेंज हो गया, यहां प्लस माइनस और यहां पे तो ये मिल करके मैं इधर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, बीच में डेंसिटी खत्म कर दो, दूर की तरफ जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको दिखा दो, बस प्लस माइनस। जिसको मैं गलत तरीके से आपको समझाता था उस समय, कैसा समझ लो जैसे रिपेल कर रहा है। रिपल्शन का मतलब नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली बिकेम जीरो, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकेम जीरो, क्योंकि वो एक नोड क्रिएट कर दे रहा है बीच में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो ये एंटी बॉन्डिंग का साइन है, ऐसे बनता था एंटी बॉन्डिंग। आपको याद करो, मैंने पी के एंटी बॉन्डिंग बताते हुए बोला था कि बेटा दूर दूर दिखाओ ऐसे ऐसे, बॉन्डिंग में बोलता था कि ऐसे ऐसे चिपका दो। सब समझ में आ रहा होगा सारी चीजें? गुड। एक बार इस नजरिए से देखने की कोशिश करोगे तो आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है? नाउ माय प्राइम फोकस विल बी नॉट ऑन थीटा फाई, आई विल बी फोकसिंग ऑन साई आर। तो साई आर का मैं आपको जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूं फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, किस तरह से देखने में होता है। मतलब खैर किसी के लिए भी है, उनकी एनर्जी वगैरह का मैं कंपाइलेशन नहीं कर रहा हूं। हेडिंग में क्या होना चाहिए? रेडियल फंक्शन, रेडियल फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। सो साई का जो वैल्यू होता है रेडियल का, इसमें देखो याद कर लो, अभी के अभी घर जाकर के सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। घर जाके रिवाइज करने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होने वाले। यही समझना है, यही खत्म करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पीवाईक्यूज को खा जाना है, चबा जाना है पूरे जितने भी लिखे हुए हैं उसमें। ठीक है, तब जाके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुमने पढ़ भी लिया, वहां समझ गए। कुछ और चीजें रह गई हो थियरी की तो जाके नोटबुक में घुस करके एक बार देख लेना कहाँ पे गड़बड़ी अभी हो रही है। ठीक है, सो साई आर इज इक्वल टू, देयर आर 3 components. How many components? The first one is exponential, exponential e to the power minus kr. Second is r to the power l, and third is algebraic, which is a minus br minus cr square minus dot 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 r to the power n minus l minus 1. ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि रेडियल के टोटल नोड कितने आते हैं? n माइनस एल माइनस 1। हमें साफ दिख रहा है कि यहां नोड का कोई मतलब है नहीं। तो ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या? e टू द पावर माइनस आर एसिम्प्टोटिक ग्राफ होता है, माइनस आर। गलत बनाया मैंने? ऐसे क्या सर दिखा रहे हो तुम लोग? e टू द पावर माइनस आर का ग्राफ कहां से शुरू होगा? माइनस एक्स की तरफ। देखो यहाँ एसिम्प्टोट हो रहा है, कभी जीरो नहीं होगा, ये बेकार हो गया। ये आर का वैल्यू जीरो सिर्फ न्यूक्लियस पे होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं रहता है, तो न्यूक्लियस को हम कभी नोड नहीं मानते ना, नहीं उसको काउंट नहीं करते। हालांकि वहां होगा वो भी नहीं, बट उसको हम नोड कभी काउंट नहीं करते हैं। तो बचा कौन? इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसके कितने रूट आने पड़ेंगे? n माइनस एल माइनस 1, तभी तो रेडियल नोड का। यहीं से देख के वो बनाया गया है, उससे ये नहीं बना रहा हूं, उससे ये तुम्हें याद करवा रहा हूं। बेसिकली इक्वेशन ये है, इससे वो बनाया गया है।
ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे यार, और ये K1 K2 और यहाँ सब अलग अलग कांस्टेंट मान लेना, सब अलग अलग ही होते हैं। 3 कंपोनेंट्स दिमाग में हो गए सबके। हाँ, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब देखो इस पे ना बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, तुम लोग यहाँ अटके रहते हो, खेल यहाँ से करना होता है शुरू। क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा, अब इसमें ये सब तो कांस्टेंट है ना, कभी कभी इन कांस्टेंट को किसी फॉर्म में दे देगा, सिग्मा -2 सिग्मा r 3 सिग्मा r स्क्वायर, ऐसे करके लिख देता है खतरनाक सा। कुछ नहीं, और पूछेगा बताओ व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ r, या डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज ऑफ r, रेडियल नोड जहां जहां मिल रहे हैं उनका डिफरेंस निकालो। कुछ नहीं बेटा, इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करना है, और तुम्हारे सिलेबस में कौन से इक्वेशन है अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए, या तो आपका सिंगल वेरिएबल का, और सिंगल वेरिएबल में भी डिग्री 2 तक का दिया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है ये क्वाड्रेटिक दे दे। समझ रहे हो ना, ज्यादा चांस किसका है, ये क्वाड्रेटिक दे दे। क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आता है? इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर लेना। किसी के पास है भाई PYQ का कोई क्वेश्चन? मैं लाओ अभी कराता हूँ। पार्ट टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, तुम तब से लेके लटकी हुई थी 1 घंटे से, वो दिख रहा था वहां पे तुरंत। ये नहीं क्लैरिटी है कि यार ये कौन सी किताब, हाँ ये ढंग से तो यार हटाओ इसको, इसमें इतनी गलतियां होती है ना, फेडअप हो चुका हूँ मैं। निकालो भाई इसमें। और 1-2 क्वेश्चन देते हैं, इसको कहानी लिख लो सब। तो कहानी लिख दो, अभी ग्राफ भी करवाऊंगा, पहले इक्वेशन पे सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं दिया है क्या? फोर्टी 43 से 61 मिल गया, मिल गया। इतने कम क्वेश्चन है? क्या मजाक। अरे माता रानी की जय। अरे ये किसका है, किसका किताब? तुमने देखा भी नहीं, कम से कम ओपन करके देख लो। आओ बेटा, कोई और दो यार किताब, दो इधर लो। अब वैसे देखता हूँ मेंस में कभी पूछा है या नहीं। मेनली तो क्वेश्चन इसके एडवांस में बने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना है, ब्रेन टीजर टाइप में भी बने हैं 1-2। हाँ इसमें सब है ना। इकट्ठे वाली बोला था, कौन सा तुम किताब बोलो, कुछ और करते सब अपने मन का ही है। इन बच्चों से मैं परेशान हो गया हूँ, इनके पेरेंट्स इनको कैसे झेलते हैं मुझे समझ नहीं आता है। अरे यार इसमें कहाँ गया यार क्वेश्चन। आइए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, बस मिल जाए मुझे तब ना। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं यार, वही छोड़ के बाकी सब मिल रहा है मेरे को। हाँ मिल गया, मिल गया, चलो। IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लिखो कहानी लिखो। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज साई 2s इज इक्वल टू, देखो यही लिखता हूं ताकि रिलेट कर पाओगे। साई 2s इज इक्वल टू 1/4 √2 पाई।
and 1 upon a naught to the power 3 by 2. 2 minus r naught by a naught e to the power minus r naught upon 2. सेम क्वेश्चन है पार्ट टेस्ट का. चलो, तो इसमें क्वेश्चन ये था कि a naught is the Bohr radius if the radial node in 2s be at r naught, then find the r naught in terms of a naught. निकालो. फाइंड द आर नॉट वेयर आर नॉट कौन सा जगह का रेडियस है जहां पे रेडियल नोड मिल रहा है. चलो बताओ क्या करना है तुम लोग भाई. हाँ, अब जिनको मैं वही देखता हूँ यार, कभी कभी मिल जाता है ना तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देख करके सर दर्द हो रहा होगा. बाप रे बाप, 1 अपॉन ए नॉट, उस पे भी पावर 3/2, कौन सॉल्व करेगा इसको. फिर इधर देखने लग जाते, असली चीज को नहीं देख रहे. इसको जीरो करोगे सब जीरो हो जाएंगे. सो 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट, क्या आ गया आर की वैल्यू, बस खत्म हो गया भाई. 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट आएगा. समझ में आ गया. देखो इसमें भी सिंगल दिया हुआ है, 2004 का है. एक बारी सब्जेक्टिव वगैरह में आया था और एक बारी तो और आया जबरदस्त, लेकिन मैं एक बारी देख लेना चाहता हूं तुम लोग का. वेट है ना, इसमें मुझे ये चेक करना है. हाँ, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आया था इस पे, एंड कॉलम मैचिंग का था वो भी, और एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन. हाँ ये बताओ, 17 के आगे तक का तो हम लोग को यही करना है, तो मतलब 17 तक टच नहीं करना था ना भाई. तुम लोग को इंस्ट्रक्शन कहाँ तक है. हाँ 15 तक तो ठीक है, इसको सीधा टेस्ट में देखेंगे हम लोग. ठीक है, इसको नहीं देखना, तुम लोग भी नहीं देखना है इसको. ठीक, नहीं एडवांस में हुआ है, वो था 17 का. हाँ मेंस सब कर लें. मेंस मेंस को बिल्कुल इज्जत नहीं देना है. अगर तुम लोग चाह रहे हो कि कुछ हो तो मेंस के क्वेश्चन सब उड़ा देना. ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया. अब आ जाओ थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्कशन कर लेते हैं. कैन यू ड्रॉ द ग्राफ. अब तुम लोग थोड़ा जल्दी करो. साई रेडियल फंक्शन ऑफ वन. अच्छा एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो. साई आर को कई बार ना आर फंक्शन भी लिखते हैं. अरे साई आर को रेडियल, आर स्टैंड्स फॉर रेडियल, ऐसे लिखा रहता है आर. समझ में आ रहा है. आर स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी, समझ गया तुम लोग. ठीक है चलो करो जल्दी करो. इसलिए ये मत कंफ्यूज होना, कभी कभी लिखा रहता है बड़ा सा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर. ये क्या है, ये आर क्या है. ये रेडियल फंक्शन है, ये नॉर्मल रेडियस है. चलो 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 जल्दी करो. साई आर वर्सेस आर फॉर किसके लिए, 1s के लिए. बनाइए ग्राफ बनाइए. सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन. सबसे पहले यहां से फंक्शन लिखना पड़ेगा.
सीरियसली ग्राफ बना दिया सबने? चेक दैट. सो साई आर फॉर 1s विल बी इक्वल टू k1 रखो इसको, e टू द पावर माइनस k2 r रखो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है. r टू द पावर क्या हो गया? कैसे जीरो हो गया फिर? हाँ एल जीरो है, तो ये फंक्शन बेसिकली काम का नहीं है हमारे. अब इधर क्या रखू? a बस ना, क्योंकि r का मैक्सिमम पावर क्या है? n माइनस एल माइनस. बस, तो यानी क्या हो गया? ये तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया बेसिकली. देखो हम यहीं से शुरू करेंगे, न्यूक्लियस से ही, माइनस इंफिनिटी में नहीं जाना. सुनो दक्ष, न्यूक्लियस से हमें आर लेना होता है ना, तो आर की वैल्यू जीरो ही हो सकती है. नेगेटिव की साइड में तो इमोशन में नहीं चलेगा ना. तुम लोग यहीं से बनाना था. कितने लोगों ने माइनस इंफिनिटी से बनाया? हाथ उठाओ. तो बस यही नहीं सुधरोगे, यही है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में यही डिफरेंस है बस, कि इनके कुछ लिमिटेशंस है, उनको समझ करके ग्राफ बनाना है. भगवान कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग का. बस चले ना, तो P इज इक्वल टू, अगर केवी का ग्राफ हो तो y इज इक्वल टू mx, ये ऐसे दिखा दोगे. ये ध्यान देना है कि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रेशर कभी. तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इक्वेशन बनेगा. ये सब क्या है यार? चलो बन गया. अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान से देखो, कितने लोग मॉड ऑफ साई आर का स्क्वायर फॉर 1s ऑर्बिटल, ये भी ऐसे ही आएगा है ना? चलो तीसरा ग्राफ बताओ. प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? साई आर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं यार इंटू डी आर. रेडियल प्रोबेबिलिटी बताओ. ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रेडियल. वॉल्यूम से मल्टीप्लीकेशन है ना. अरे ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? आर डिस्टेंस जा करके डी आर का विड्थ ले करके ये जो स्मॉल वॉल्यूम निकल के आएगा, इसका डीवी का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू. आई होप इतना सब एलिमेंट लेते लेते आइडिया लग गया होगा. क्या बताना पड़ेगा पूरा? नहीं बताना पड़ेगा ना, समझ गए ना? डिफरेंशिएट करके आ जाएगा वो. चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. कंटिन्यू, जल्दी बताओ. कम ऑन टेल मी द ग्राफ ऑफ दिस. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे. समझ आ रहा है? क्योंकि r इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा. बोलो ना, आर स्क्वायर आ गया है ना इसमें, एंड उसके बाद तो एक बार भी जीरो नहीं है, सो दिस विल बी द मैक्सिमम. सबको क्लियर है? वेरी गुड. अब क्या चाहिए तुम लोग को बताओ? अब तो कुछ नहीं चाहिए ना. अब देखो असली गेम तो अब शुरू होता है. कैन यू रिपीट द ग्राफ फॉर साई 2p? साई स्क्वायर इंटू 2p. अब देखो इसी को मैं स्टेटमेंट में बोलूंगा ना, तब और मजा आएगा. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2p, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर. अभी स्टेटमेंट बोलूंगा, फिर देखते हैं आप लोग क्या समझते हो. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. याद है आपको? तीनों कंपोनेंट याद है ना? साई में एक e टू द पावर माइनस के आर, एल टू द आर टू द पावर, एंड ए माइनस मैक्सिमम आर का पावर. यहां आइए दिखाता हूं. पहला कर लिया, चलिए.
सही है। आओ देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं क्या आएगा इक्वेशन भाई, साई फॉर 2p विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस के आर, आर पे पावर 1 एन इंटू ए, खत्म ना, उधर वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है। अभी कितने लोग कह रहे हैं r इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि ये वैल्यू मैक्सिमम थी। सो इसलिए सिर्फ p के लिए नहीं, बाकी किसी के लिए भी यही कहानी। और कितने लोग कह रहे हैं r इनफाइनाइट जब होगा तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो रहा है और एक्सपोनेंशियल हमेशा डोमिनेट करता है ओवर नॉर्मल अलजेब्रिक, तो 0 तो होगा ही। ये मैक्सिमा कहीं आएगा, वो आप निकाल सकते हो किस आर पे मैक्सिमा आएगा, डी साई बाई डी आर करके कर लोगे ना तुम लोग। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी, सॉरी, स्क्वायर का भी वैल्यू लगभग यही आएगा, प्रोबेबिलिटी का भी वैल्यू लगभग ऐसे ही आने वाला है, और क्या आएगा 0 पे ही। तीनों का नेचर एक जैसा है। इनमें देखो, अब एक मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉर s ऑर्बिटल as we move closer to the nucleus, the probability density increases. Identify true or false. For s orbital as we move closer to the nucleus, for 1s मान लो for instance, closer to the nucleus, the probability density increases. Can't you see the graph? बढ़ रहा है, weird है ये, लेकिन बढ़ रहा है। But the probability close to the nucleus become close to 0. Is it correct? ये है प्रोबेबिलिटी का। डेंसिटी मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि न्यूक्लियस पे कोई वॉल्यूम ही नहीं रखेंगे। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन टू 0 वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी, प्रोबेबिलिटी का भी एंड साई का भी। मार्क्ड, क्लियर है? चलो बड़ी, कंपेयर द ग्राफ ऑफ साई 3s, साई 3p एंड साई स्क्वायर 3s। कौन से? ये सब रेडियल है बेटा, रेडियल 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 3p का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी रेडियल 3s, प्रोबेबिलिटी रेडियल 3p। ये सब किसके वर्सेस हैं बेटा? r। जल्दी करो, खत्म करो। डू इट फास्ट। कर लिया बेटा सबने? हाँ, क्या वैल्यू? वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। Only we are discussing the radial part.
ओके buddies, कर लिया बेटा? चलो आओ देखते हैं यार, इक्वेशन तो देख लिया होगा। बताओ साई किसका में लिखना है मेरे को? 3s इज इक्वल टू e टू द पावर बाई कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इनटू आर। आर का फंक्शन तो गया, पावर 0 हो गया। अब आर वाले में क्या करूंगा? a माइनस बी आर माइनस, मतलब इसके 2 रूट आएंगे ना। अच्छा, शुरू कहां से होगा? जब मैं आर की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है दिव्यांश, तुम थोड़ा क्लास आया करो ऑफलाइन, बस थोड़ा क्लासेस यहाँ आओ, ज्यादा जरूरी है। प्लस माइनस, और फिर कितने लोग बोल रहे हैं? 2 रेडियल नोड आएगा ना, तो एक यहाँ एंड उसके बाद इसको इनफाइनाइट तक लेके जाओ। साई आर फॉर 3s, या यहाँ पे लिख दो ना 3s। यहीं पे मैं बनाना चाहूंगा बेटा पी का, साई फॉर 3p। 3p दिया था ना? अच्छा, 3p के लिए हमारा इक्वेशन पहले लिखेंगे, साई फॉर 3p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस अगेन सम कांस्टेंट इनटू r। इसको तो फिक्स कर लो यार, r टू द पावर 1, उसके बाद a माइनस बी आर। समझ में आ रहा है क्या सबको? क्योंकि इसका n माइनस एल माइनस का वैल्यू कितना आ गया? n माइनस एल माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3 माइनस 1 माइनस 1 1 आ गया, तो इसलिए एक ही r का कॉम्पोनेंट रहेगा। मैं कह रहे कितने लोग समझ रहे हैं कि r इज इक्वल टू पे ये 0 से स्टार्ट होगा, एक बारी 0 हुआ फिर ऐसे जाएगा। ये हो गया साई का कंपैरिजन। साई स्क्वायर देखो, अच्छा जब स्क्वायर करोगे, हाँ तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा? आ रहा है क्या बात समझ में? मतलब यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। और कितने लोग कह रहे हैं जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये पॉइंट 0 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कितने लोग कह रहे हैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन है? बोलो। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वो फंक्शन का एम्पलीट्यूड, तो इसलिए देखो छोटा बड़ा और उससे बड़ा दिखा। समझ में आ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए है? रेडियल प्रोबेबिलिटी किसके लिए है? एक नोड, 2 नोड और तीसरा एसिम्प्टोटिक है। पहले वाले को नोड नहीं बोलते हैं न्यूक्लियस पे, ध्यान रहेगा सबको। इसका हम लोग बनाएंगे स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको मालूम है कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अभी कितने लोग कह रहे हैं इधर बनाने जाएंगे, तो ये सुनो, पास यहां से कर, ये नोड है, ओनली 1 नोड। सबको क्लियर हो गया?
तो वैसे क्वेश्चन कर लोगे, समझ जाओगे, बोलो। अब सबको मालूम है कि s का ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, है ना? तो इसके अंदर कितने लोग कह रहे हैं इसका जो नोड होगा कोई एंगुलर नोड नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक एंगल पे कोई प्लेन ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसपे रेडियल सॉरी एंगुलर रेट एंगुलर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सो सिमेट्रिक होता है, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा देखते हैं इक्वेशन, कभी कभी ना थीटा फाई वाला कहानी दे देगा, आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर कहीं ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं आ रहा है जो इसको किसी एंगल पे ज्यादा रिच बना रहा हो, किसी पे कम बना रहा हो। तो एस ऑर्बिटल का जो एंगुलर फंक्शन होता है वो मीनिंगलेस होता है, मतलब वहां पे कोई थीटा फाई वाला चीज आएगा ही नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, किसी एक एंगल पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दूसरे पे अलग। तो ये सब कॉमन सेंस लगा के ढूंढना पड़ता है। करेगा यार, उसमें तो तुम्हें मालूम है नेचर नहीं, मतलब उससे कहानियां इधर उधर हो जाएंगी, बट नेचर तो ऐसे ही रहेगा ना, जो नोड का पोजीशन है वो इधर उधर हो सकता है, मैथमेटिकल नहीं घुसना है बहुत ज्यादा इसमें। हो गया, सो वी आर डन एवरीबॉडी, कंग्रेचुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ओवर। नाउ लेट्स पुट अप सम क्वेश्चन ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, चलो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये समझाओ, दो सबसे बड़े नाम हैं जिसपे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ऑफ एटम डिपेंडेंट होती है। कौन से दो बड़े नाम हैं? सबसे पहला नाम है कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड दूसरा नाम है शील्डिंग और स्क्रीनिंग। व्हाट इज शील्डिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म शील्डिंग? बोलिए, व्हाट इज शील्डिंग? नहीं ध्यान है? देखना, जैसे मान ले मैं सोडियम का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। 11 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, राइट? और बाहर की तरफ तुम्हें मालूम है 1s है, 2s है, फिर 2p के ऑर्बिटल्स हैं, एंड फिर 3s का। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं भाई, Z भी है इसमें, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बताऊं तो अंदर 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, जबकि बाहर ये 10 इलेक्ट्रॉन मिलके धक्का भी दे रहे हैं। 11 प्रोटॉन अंदर खींच रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक प्रोटॉन की अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है और इलेक्ट्रॉन के रिपल करने की एबिलिटी दोनों इक्वल नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, फिर हमारे पास जितने हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी कहानी हो रही होती तो हमारे पास इफेक्टिव वही लास्ट में एक ही का डिफरेंस आता और हर केस में हमारे प्रॉपर्टीज रेगुलर हो जाती, फिर एटम अलग अलग नहीं होते। तो अब आप थोड़ा समझ सकते हो, ये डिफ्यूज्ड है, और ये तो मैंने जो प्रोबेबिलिटी बताई है ये तो 95% ही कवर करता है, 5% तो इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते इसमें कि ये वैल्यू लाइक एग्जैक्टली इक्वल, आई मीन कितना वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है। एक अटेम्प्ट लिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसको हम लोग स्लैटर रूल के नाम से जानते हैं ना। क्या है भाई वो रूल? क्या है उसमें? बताते हैं कि जो सेम सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, सेम उसमें sp का नंबरिंग करते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनका जो रिपेलिंग एबिलिटी होता है वो 0.35 के बराबर होता है। हाँ, हीलियम के लिए 0.3 होता है, ठीक है? याद तो कर रहे नहीं क्योंकि वो वैलिड नहीं होता है। और बाहर वाले जितने भी हैं, जैसे मान लो मैं इस जगह पे सोचना शुरू कर दूं कि 1s पे कितना रिपल्शन लग रहा है, तो बाकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो इसी वर्ड को हम शील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उसको शील्ड प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, कि अंदर आने से थोड़ा रोक रहा है।
अगर ये सब नहीं होते तो ये इस रेडियस पे ना होकर के थोड़ा और अंदर रेडियस पे आके स्टेबल होता। समझ आ रहा है? तो देखो शील्डिंग की वैल्यू ग्रुप एंड पीरियड में ट्रेंड दिमाग में रख लोगे तो बहुत काम आने वाला है। वही ट्रेंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहानी है। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि सेल नंबर सेम होता है। अरे सेम पीरियड में सेल नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, साथ में एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के धक्का देने की एबिलिटी कमजोर है और प्रोटॉन का ज्यादा है, और वन वन दोनों ऐड कर रहा हूं तो एक तरह का डिफरेंशियल हमेशा ग्रेजुअल वैल्यू अंदर की तरफ इंक्रीज करता जाएगा, इजंट इट? जब मान लो कि भाई मैंने एक प्रोटॉन ऐड किया तो अंदर की तरफ 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, बाहर की तरफ सिर्फ 0.35 बढ़ा। सेम सेल में कितना होता है? 0.35। सो 0.35 इधर की तरफ धक्का दे रहा है लेकिन अंदर 1 यूनिट खींच रहा है, तो नेट में कितने तरीके से खींच रहा है? 0.65 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ये। अच्छा, इसमें डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है ना, इट इज ओनली द चार्ज वैल्यू। क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चार्ज फोर्स में दोनों पैरामीटर आते हैं ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 का मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर। इनफैक्ट Q1 Q2 भी नहीं, सिर्फ Q1 का बात कर रहा हूँ, Q2 तो हमेशा फिक्स है, इलेक्ट्रॉन ही। समझ में आ गया? सो वो जो Q2 की वैल्यू या Q1 की वैल्यू है ना, मैं वही बस यहाँ Q1 चार्ज का वैल्यू लिख रहा हूँ कि कितना नेट चार्ज अंदर की तरफ उसे एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्चुअल चार्ज तो 11 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर, बट कितना एक्सपीरियंस हो रहा है नेचुरली उससे काफी कम होता है। तो जब आप सेम सेल में ऐड करते जाओगे तो ग्रेजुअली जेड स्टार का वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है। और कितने लोग करें? सिग्मा तो सिंपली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा होंगे उतना सिग्मा बढ़ता जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा? सिग्मा इंक्रीज। ऊपर से नीचे क्या होगा? सिग्मा इंक्रीज। भाई क्यों सिग्मा इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इधर। हमारे लिए सिग्मा उतना काम का नहीं है, हमारे लिए जेड माइनस सिग्मा काम का है। इसी को हम जेड स्टार बोलते हैं, क्योंकि यही बताता है नेट में अंदर कितना फोर्स लग रहा है। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं जेड स्टार बढ़ता जाता है ना? ऊपर से नीचे जाते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड में देखने को ऐसा मिलता है कि जेड स्टार इज नियरली कांस्टेंट, पहले थोड़ा इंक्रीज करता है एंड देन इट इज नियरली कांस्टेंट। लेकिन ये कहानी ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पूरे पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम एंड इसके बाद बताओ टाइटेनियम, रदर, आपको मालूम है लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इसके बाद पूरी सीरीज शुरू हो जाती है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की। तो यहां से यहां जाने में एक प्रोटॉन का जंप नहीं आ रहा है, यहां से यहां जाने पे 14 प्रोटॉन बीच में ऐड हो गए, क्योंकि वो सेम सेल में ऐड हो रहा है। तो यहां से यहां जाने पे जेड स्टार सडन राइज होता है बहुत ज्यादा, और वही राइज इन जेड स्टार वैल्यू बहुत सारे प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। सबसे पहला साइज को इफेक्ट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई इस पीरियड में, कौन सा पीरियड है भाई? पीरियड नंबर बताओ, ये चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ पीरियड में अगर आप ग्रुप नंबर, ये 3 है, ये 4, फोर्थ ग्रुप के अंदर सिक्स्थ पीरियड से आप सेवंथ पीरियड जाते हो तो साइजेस लगभग बराबर होते हैं, और कुछ केसेस में तो देखा गया है कि घट जाता है उल्टा। जैसे यही जंक्शन पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि घट गया। तो जिरकोनियम, सॉरी नंबर 4, 5 एंड 6 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 नीचे जाने पे जनरली क्या होता है? सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ना चाहिए, बट यहाँ देखते हैं नंबर 5 एंड 6 जिरकोनियम एंड हाफनियम की साइज में हाफनियम का साइज थोड़ा छोटा ही हो जाता है, मार्जिनल गैप। और किस पे असर डालेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से, तो जेड स्टार की वैल्यू बढ़ने की वजह से इसको निकालने में, और वो आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट कार्बन फैमिली तक जाता है। आप देखोगे लेड का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट IE1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ उसके ऊपर वाला 10 से, जबकि नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी जनरली घटता है। ध्यान रहेगा, ये सबसे पावरफुल चीज था। ठीक, तो अब इसी के बिहाफ पे मैं कुछ पैरामीटर्स आपको समझाता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे एटॉमिक साइज कैसे देखते हैं भाई?
सेल नंबर एंड Z स्टार। N की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, इसलिए तो बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 1s में, इसका 2s में, इसका 3s में, तो बढ़ रहा है, लेकिन Z स्टार बढ़ा तो साइज घट जाएगा, तो नीचे जाने पे Z स्टार लगभग कांस्टेंट रहता है, इसलिए डाउन द ग्रुप ऐसा बढ़ता रहता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको मालूम है कि Z स्टार का वैल्यू बढ़ रहा है, साइज कम होता रहेगा क्योंकि सेल नंबर फिक्स हो गया। एकदम समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन बताओ कि लिथियम एंड बेरिलियम एंड बोरॉन एंड कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब में साइज का ऑर्डर बताओ। मालूम है सबको? क्या आएगा? लेफ्ट टू राइट बोलो ना। हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये समझ गए तुम लोग साइजेस का ऑर्डर यही होगा मतलब। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनो, Na प्लस ले लिया, Mg2 प्लस ले लिया, Al3 प्लस ले लिया, O-2 ले लिया, F माइनस, इनमें साइज बताओ और मुझे समझा के पूरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा है। ये स्पेसिफिक केस है, कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो सिग्मा की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम उसका सिग्मा सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम। और Z स्टार की वैल्यू Z माइनस सिग्मा, अगर ये सेम हो गया तो जिसका Z ज्यादा उसका Z स्टार ज्यादा। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम, तो सबसे ज्यादा Z स्टार उस पे, यानी उसके साइज को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो साइज का ऑर्डर होगा Al3 प्लस से बड़ा, Mg2 प्लस उससे बड़ा, Na प्लस उससे बड़ा, F माइनस सबसे बड़ा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे फेवरेट जगह है क्वेश्चन बनाने का, उसको एकदम बढ़िया से समझ लो। क्लियर हो गया सबको? जैसे जैसे आप मान लो इलेक्ट्रॉन डालते हो, I प्लस एंड I माइनस में इलेक्ट्रॉन डालोगे, सिग्मा बढ़ता जाएगा, Z स्टार कम होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ये तो था एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन। आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर सीधा सीधा बात कर लेते हैं। कितने फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी के? सबसे पहला तो भाई साहब साइज, साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा, समझ में आ रहा है ना भाई? साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाई R, R बढ़ा दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, इजिली निकाल सकते हैं। सिमिलरली दूसरा, Z स्टार का वैल्यू ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा एंड चौथा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। कॉन्फ़िगरेशन में P3, P6, D5, D10 ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रखते हैं ना, साथ में S2 एंड S2P1 में इसका एडवांटेज थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि S यूनिफॉर्मली न्यूक्लियस की तरफ अच्छी तरीके से न्यूक्लियस को शील्ड भी करता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी इसके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है। इसलिए अब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप वाइज नहीं, पीरियड वाइज में बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हम जनरली क्या सोचते हैं, लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, हम ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल सही भी है, इस सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल यही ऑर्डर मिलता है। Z स्टार भी बढ़ता है तो उससे भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये भी बात सही है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वाइज दो जगह पंगा है, एक ये P3 है, ये P4 है, और दूसरा ये S2 है, 2s2, और ये 2s2 2p1 है। तो हमने मालूम है कि भाई ये आगे आएगा और नाइट्रोजन यहाँ। ध्यान रखना, जंप सिर्फ एक ही स्टेप पे कराना, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन का IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑफ कोर्स यस ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। IE2 निकालना हो तो फिर से वही कहानी लिखना, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा IE2 किसका होगा? एग्जैक्टली नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लिथियम, क्योंकि लिथियम में 1s2 2s1 था, पहला तो सेकंड सेल से निकला, दूसरा, और याद रखना कभी कभी अगर इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते अगला इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकालना पड़ जाए, n का वैल्यू बदल जाए, तो 5 से 10 गुना तक का डिफरेंस आता है, तो लार्जेस्ट चेंज दैट अकर्स। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तुमने सुना होगा, एक एलिमेंट X है, उसका IE1 दिया है, IE2 दिया है, IE3 दिया है, IE4 दिया है, IE5 दिया है, सारा कहानी लिख देगा। मान लो ये 100 दे दिया, ये 200 दे दिया, ये 500 दे दिया, ये 5000 दे दिया, और ये
10,000 दे दिया, पूछेगा कि बताओ X अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कौन सा बनाएगा, X2O, XO2, XO, X2O3, कौन सा बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कैसे पहचानोगे? 100 से 200 बड़ा चेंज नहीं है, 200 से 500 भी यार 2 से 2.5 गुना ही बढ़ा ना, यहां से 5,000 हो गए तो पागल हो गए, 10 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन था, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 3। सो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरॉन फैमिली, प्लस चार्ज प्लस 3, B2O3, Al2O3 will be the right answer. Did you understand? Huh? So likewise guys, electron affinity is also taken care of. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है? ये मैंने तुम लोग को ब्लॉक में भी समझाया हुआ है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सबको समझ में आता है? So with this everyone we are done with periodic properties, structure of atom, and अगली क्लास में थोड़ा बहुत मैं केमिकल बॉन्डिंग पे जाऊंगा हल्का फुल्का, एंड देन आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट। बताओ थर्मो की आयनिक जो तुम लोग बोला, हाँ चलो पहले थर्मो, हाँ मेरे हिसाब से आयनिक देख लेते हैं, क्योंकि आयनिक से बहुत सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। थर्मो में तो एक इक्वेशन है जो कि याद ही हो गया होगा तुम लोगों को, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, उसी का यूज होता है, दूसरा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा, वो दो इक्वेशन याद करोगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है बाकी चीजों में, यही है ना, बस इन्हीं दोनों का यूज ज्यादा है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे।